सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को टैप करिए साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के वीडियोस और नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार बच्चों, इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सेशन 2021 का सब्जेक्ट मैथ्स का स्टैंडर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जो सीबीएसई ने अभी अभी लॉन्च किया है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा देखिए दो पार्ट करके दिया है, और है या तो ये वाला क्वेश्चन करिए या फिर ये वाला करिए। ठीक है, तो हम तो यहाँ पर दोनों ही डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, क्या है, एक्स वाई का मान जो है, प्रोडक्ट का मान कितना दिया, वैल्यू 180, एंड एचसीएफ ऑफ एक्स वाई इज 3, देन एलसीएम ऑफ एक्स वाई इज आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, LCM of x comma y into HCF of x comma y is equals to क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स x into y। ठीक है, अब आपको LCM निकालना है बच्चों, तो HCF को क्या करेंगे आप लोग, शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर ये डिवीजन में आ जाएगा। तो फिर अब वैल्यूज रख दीजिए, एक्स वाई की वैल्यू दी हुई कितनी 180, और HCF कितना दिया हुआ है 3, तो 180 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा 60। ठीक है, अब इसका और सेकंड पार्ट देखते हैं। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये है 14,587 डिवाइडेड बाई 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 4 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल, कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये टर्मिनेट है, देखिए बच्चों, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है सिर्फ 2 और 5 है। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाला जो डेसिमल है, कब कोई फ्रैक्शन टर्मिनेट होता है कब नहीं होता है, ये वाला टॉपिक जरूर रिवाइज करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो वो डिपेंड करता है बच्चों 2 या 5 में से किसका पावर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर कितना है 1, और 5 का पावर कितना है 4, तो 1 और 4 में सबसे ज्यादा कौन सा है 4, तो इसका मतलब 4 डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर 2 के पावर ज्यादा होता है 5 के पावर से, तो वो वाला पावर काउंट करते हैं। यहां पर क्या है, 5 का पावर जाता है तो 4 डेसिमल के बाद ये खत्म हो जाएगा। बच्चों आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इज 3। ठीक है, सम दिया हुआ है कितना, जीरोस के 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अगर ये सम दिया हुआ है तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं बच्चों, जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, और सम का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आप लगाइए, माइनस ऑफ कोफिशिएंट क्या, एक्स क्या है माइनस के, तो माइनस पहले से ही बाहर है, और माइनस के हमने रख दिया यहाँ पर, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का यहाँ पर 3 अपॉन 3, और ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 ऑलरेडी, तो 3 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो के अपॉन 3, और फिर सॉल्व करके k इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x plus y is equals to 3 and 6x plus ky is equals to 8 does not have a solution। क्या कंडीशन है बेटा, ये दोनों लाइन जो है does not have a solution। तो मैंने यहाँ पर एक तीनों कंडीशंस लिख दिए हैं, जल्दी जल्दी से देख लीजिए। when a1 upon a2 is not equals to b1 upon a2, ये क्या होता है, जब ये वाले कंडीशन होता है तो यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन है। ठीक है, और जब ये वाली कंडीशन होती है a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, तो इस केस में क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब इस केस में भी सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन वाला नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये थर्ड वाले कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये वाली कंडीशन अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया। a1 a2 क्या होता है बेटा, x का कोफिशिएंट ये हो गया 3 a1, इसमें जो x का कोफिशिएंट होगा 6, वो हो जाएगा a2। ठीक है, फिर आइए देखिए y का कोफिशिएंट क्या होगा 1, वो हो जाएगा b1। ठीक है, यहाँ पर क्या है y का कोफिशिएंट k, वो हो जाएगा b2 अपना। फिर आता है ये कांस्टेंट टर्म, उसको पहले वाले को कर लेते हैं हम लोग, c1 3 आ गया, और फिर दूसरे वाले को c2 8 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे, अब देखिए हमें k की वैल्यू पूछ रहा है, तो इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को साथ में लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब इन दोनों को साथ में लेके सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन k,
और फिर ये k यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ और 6 को 1 के साथ कर दीजिए, ठीक है। 3k इज इक्वल टू 6 और फिर सॉल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू 6/3 2 आ जाएगा, ठीक है। बच्चों आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इफ 3 chairs and 1 tables cost rupees 1500 and 6 chairs and 1 table cost 2400, okay, फॉर्म लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। आपको क्या करना है, सिर्फ लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक है, सॉल्व नहीं करना, केवल फॉर्म करना है। तो चलिए कैसे देखते हैं, चलिए अज्यूम कर लेते हैं बच्चों हम लोग कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू x। अब दो चीजें हैं यहाँ पर, चेयर है और टेबल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, चेयर का कॉस्ट हमने अज्यूम कर लिया x रुपीज एक चेयर का, ठीक है। उसी तरीके से आप अज्यूम कर लीजिए बच्चों एंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, एक टेबल का प्राइस कितना है y रुपीज, ठीक है। तो आपने ये एज्यूम कर लिया। अब ये देखिए ये कितने, ये जो 1500 दिया हुआ है ये कितने चेयर्स का प्राइस है, 3 चेयर्स और 1 टेबल्स। तो एक का अगर एक चेयर्स के प्राइस अपने अगर x एज्यूम किया है तो 3 चेयर्स का कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 टेबल, 1 टेबल का आपने कितना एज्यूम किया बच्चों y, ठीक है। तो 3x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 1500। फिर उसी तरीके से कितना है 6 चेयर्स, तो एक x का अगर आप एक चेयर का आपने x एज्यूम किया तो 6 चेयर का कितना हो जाएगा 6x प्लस 1 टेबल, ठीक है। तो 1 टेबल का आपने यहाँ पर y एज्यूम कर ही रखा है, ठीक है। तो 6x प्लस y इज इक्वल टू 2400। इसी तरीके से ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। बच्चों आइए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा और करके दिया हुआ है, मतलब या तो आप ये फर्स्ट वाला करिए या तो सेकंड वाला करिए। तो हम तो यहाँ पर दोनों चेक करते हैं। चलिए विच टर्म ऑफ द एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये सम है, ठीक है, दोनों ही सम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ही हैं। विच टर्म ऑफ द एपी 27, 24, 21 इज 0। तो यहां पर बताना है कि कौन सा टर्म है 0, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द nth टर्म बी 0, कि nth टर्म हमने मान लिया कि कोई भी, अब n की वैल्यू पता नहीं तो हमने मान लिया कि कोई nवा टर्म है वही 0 है, ठीक है। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a n इज इक्वल टू a प्लस डी एन माइनस 1, जहां a क्या होता है, a है फर्स्ट टर्म, ठीक है, a है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म अपना क्या है 27, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब d निकालिए बच्चों, d क्या होता है, कोई भी दो लगातार के टर्म का, ठीक है, कोई भी दो लगातार वाले टर्म लीजिए, ठीक है, कंसेक्यूटिव टर्म लीजिए। अब लगातार में से जो बाद वाला टर्म है उसको पहले वाले टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। मतलब बाद वाला टर्म है 24 और फिर उसके पहले वाला 27, तो 24 माइनस 27 कर दीजिए तो आपका कॉमन डिफरेंस डी आ जाएगा, ठीक है। कितना आया -3। अब ये क्या करिए, nth टर्म का जो फॉर्मूला था उसमें रख दीजिए बच्चों। तो nth टर्म ये रहा अपना, इसमें रखिए an की वैल्यू कितनी है 0, हमने मान लिया कि nth टर्म ही क्या है 0 है, तो an की वैल्यू 0 रख दिया हमने। फिर फर्स्ट टर्म a 27 प्लस d कितना आया अपना -3 और फिर n-1, n की ही वैल्यू तो हमें निकालनी है, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर दीजिए इसको, पहले 27 को उधर ले जाइए तो ये -27 बन जाएगा। फिर उसके बाद बचेगा क्या इस तरफ -3n-1, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर -3 को आप शिफ्ट करिए तो यहाँ आ जाएगा डिवीजन में -27/-3 इज इक्वल टू n-1 और फिर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 बच जाएगा और n-1, तो n इज इक्वल टू 10। बच्चों एक्चुअली तो 10th टर्म इज 0। बच्चों एक्चुअली मैं लिख कर इसलिए सॉल्व कर रहा हूं ताकि टाइम बचा सकें, ठीक है। लाइव सॉल्व करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं लिख के सिर्फ आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए सेकंड सम क्या है, सेकंड सम है बच्चों यहाँ पर इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ d इज इक्वल टू -4, कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -4, n इज इक्वल टू 7, मतलब 7 टर्म है उसमें और nth टर्म की वैल्यू दे दी है 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो अब आपको इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो ये रहा, अब d इज इक्वल टू -4, n इज इक्वल टू 7 और nth टर्म की वैल्यू दी है 4 और फर्स्ट टर्म आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब चूंकि nth टर्म दिया हुआ तो हम nth टर्म का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो an इज इक्वल टू a प्लस डी एन -1। अब nth टर्म की वैल्यू कितनी दी है 4, तो यहाँ पर रख दीजिए इसकी जगह पे 4 इज इक्वल टू a हमें निकालना है, ठीक है। तो a को a रहने दीजिए, d की वैल्यू दी है -4 यहाँ रख दीजिए इंटू n-1, n कितना है 7, वो भी रखिए 7 -1
अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 इज इक्वल टू ए माइनस, यहाँ पे -4 और 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, तो 7 - 6 कितना हो जाएगा, 7 - 1 कितना होता है 6, तो -4 इंटू 6 हो जाएगा -24। ठीक है, तो आप अगर -24 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा +24। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 28। बच्चों आइए देखते हैं 6th क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द इक्वेशन 9x² + 6kx + 4 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वल रूट चाहिए, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ये अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक का। ठीक है, फिर क्या आएगा बच्चों, अब कंपेयर जब करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, a इज इक्वल टू 9। ठीक है, x² का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 9 और यहाँ क्या है a, तो कंपेयर किया तो a इज इक्वल टू 9। फिर x कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 6k और यहाँ पर क्या है b, तो b इज इक्वल टू 6k मिल गया। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है 4 और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है c, तो c इज इक्वल टू 4। अब आपको पता है बच्चों फॉर इक्वल रूट्स क्या कंडीशन होता है, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac क्या होना चाहिए 0, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब अपनी वैल्यूज रख लीजिए। b की वैल्यू कितनी है बच्चों 6k², तो यहाँ पर b² है तो 6k का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 9 और c कितना है 4, ये रख दीजिए यहाँ पर, तो 4 × 9 × 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, 6k² अगर सॉल्व करेंगे तो बेटा ये 36k² हो जाएगा, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 जा 36, 36 4 जा 144 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करिए, 144 को उस तरफ शिफ्ट करिए, फिर उसके बाद 36 का डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, फिर ये आ जाएगा k² इज इक्वल टू 4, और अब पावर को शिफ्ट करिए, तो पावर जब शिफ्ट करेंगे तो इस तरफ स्क्वायर है, उस तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, और जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तब हम प्लस और माइनस दोनों कंसीडर करते हैं। ठीक है, नॉट इवन स्क्वायर रूट, जब भी आप इवन रूट निकालते हैं। ठीक है, इवन रूट निकालते हैं जब भी आप प्लस और माइनस दोनों लेते हैं, बट ऑड रूट में नहीं करते हैं ऐसा। ठीक है, लाइक अगर आपको क्यूब रूट निकालने के लिए कहा जाए, फिफ्थ रूट निकालने के लिए कहा जाए, तो आप नहीं करोगे प्लस माइनस, लेकिन इवन रूट पे करोगे। ठीक है, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा +-2। बच्चों आइए देखते हैं 7th क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 10। तो इसको क्या करना है, रूट्स निकालने हैं बच्चों, तो इसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लीजिए। x² + 7x + 10 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म मतलब आपको x वाले टर्म को आपको तोड़ना है, स्प्लिट करना है। ठीक है, तो तोड़ने के लिए आपको कैसे करना होता है बच्चों, सबसे पहले आप प्रोडक्ट वाले लिखिए, ये क्या है प्रोडक्ट। ठीक है, और ये हमने लिख दिया है सम। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1 और ये कांस्टेंट टर्म, तो 1 × 10। ऐसा नंबर ढूंढना है हमें जिसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 10, और सम कितना आना चाहिए, ये x का कोफिशिएंट कितना है 7। तो ऐसा नंबर कौन सा होता है बच्चों 2 × 5, 2 × 5 अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, और 2 + 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हम ये 7 को क्या करेंगे बच्चों, इस 7 को हम लोग 2 और 5 में तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो x² + 2x यहाँ से ले आइए, यहाँ पर x² + 2x + 5x + 10 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है इन दोनों टर्म को एक पेयर बनाइए और इस टर्म को एक पेयर बनाइए। इस टर्म में से x कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा x + 2। फिर इसमें से क्या करिए 5 कॉमन करिए और यहाँ आ जाएगा x + 2। ठीक है, फिर अगला अब सिर्फ दो ही टर्म बचा, ये एक और ये दो, यहाँ तक एक टर्म और ये दो टर्म, इन दोनों में क्या लिखा जा सकता है x + 2 कॉमन किया जा सकता है, तो x + 2 कॉमन करिए, तो फर्स्ट टर्म में x बचेगा और यहाँ पर 5 इक्वल टू 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट क्या है 0 आ रहा है, तो एक बार ये 0 होगा x + 2 इक्वल टू 0 और एक बार x + 5 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। यही तो इसके रूट्स हैं। ठीक है, ये आ गया आंसर। तो इसमें एक और करके दिया हुआ बच्चों, मतलब दूसरा भी कोई एक आप कर सकते हो, मैं यहाँ दूसरा भी डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a क्वाड्रेटिक इक्वेशन 30ax² - 6x + 1 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट। ठीक है,
तो ये अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर 30 ax² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया। अब क्या कह रहा है, अब मैंने क्या किया, कंपेयरिंग विद द ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, जनरल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो मैंने यहाँ पर कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C इसलिए यूज किया बच्चों क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल a यूज है, ठीक है। तो अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, कैपिटल A, और यहाँ पर क्या है 30a। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है b, और यहाँ पर क्या है -6, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है c, और यहाँ पर क्या है 1। कंपेयर करके लिख दिया। अब जब भी रियल रूट्स नहीं होते हैं तो उसके लिए कंडीशन होता है डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पर, b इक्वल टू कितना है -6² माइनस 4, a कितना है 30a, इंटू सी कितना है 1। तो रखिए यहाँ पर सारी वैल्यूज रखे, -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और ये हो जाएगा 4 इंटू 30 120a, और ये माइनस के साथ है तो मैंने उसको इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज, अब यहाँ पे ये इज इक्वल टू नहीं है, ये इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो 36 अपॉन कर देंगे 120a, 36 अपॉन 120a कर देंगे, और ये क्या आ जाएगा, लेस देन का सिंबल, ठीक है। तो a, अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12 से कट जाएगा, ये 12 3 36 और 12 10 जा, ठीक है, 3/10, 3/10 इज लेस देन a, ठीक है। और आगे क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ पर उल्टा करके लिख दिया। क्यों लिख दिया, देखिए ध्यान रखिए मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए। यहाँ a की तरफ की इसका माउथ क्या है, इनइक्वालिटी का a की तरफ ओपन है, तो इस साइड में भी लिखा है तो वही है एक्चुअली। वेरिएबल को हम यूजुअली क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, इसलिए मैंने a को इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया है। लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि ए के साइड का जो इनइक्वालिटी का माउथ है वो ओपन है, तो इस साइड में जो आंसर लिखा है मैंने उसमें भी ए के साइड का इनइक्वालिटी का है ओपन है, ठीक है। तो ए इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 0.3, 3/10 अगर आप करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। बच्चों ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इफ पी क्यू इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ये वाली लाइन 28 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल PLM। तो हमें इस वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि P क्या है, P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, P एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के। तो अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहां से अगर मैं दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करता हूं PQ और PT, तो दोनों ही टेंजेंट का लेंथ कितना होगा, सेम होगा। अब चूंकि PQ 28 दिया हो तो PT भी कितना होगा 28, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया PQ बराबर PT बराबर 28। क्यों, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। फिर उसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद क्या है, सिर्फ एक ही टेंजेंट, सिर्फ एक ही एक्सटर्नल पॉइंट नहीं है जहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ये वाला पॉइंट देखिए L से भी जो है LQ और LN दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये मैंने लिख दिया LQ बराबर LN, और कहां से, सिर्फ से यही प्रॉपर्टी, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स, ठीक है। तो सेम लिख देंगे रीजन। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर M से भी क्या ड्रॉ किया गया, MN और MT ड्रॉ किया गया, तो ये भी इक्वल होंगे, MT बराबर MN, और रीजन क्या लिखेंगे, सेम, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब आते हैं देखते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे होता है, पेरीमीटर होता है बेटा सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल बाउंड्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है कौन कौन से बाउंड्रीज है, PL, LM और MP, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया पेरीमीटर इक्वल्स टू PL प्लस LM प्लस MP, ठीक है। अब लिखने के बाद क्या किया मैंने, PL को, ठीक है, PL को एज इट इज रहने दिया। अब LM को क्या किया, LM यहां से लेके यहां तक हमने इसको ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया, मैंने लिख दिया LN प्लस NM, ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है। और MP भी एज इट इज रख दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि बच्चों LN, ये LN बराबर क्या होता है, LQ हमने प्रूव कर रखा है, तो हमने LN की जगह LQ लिख दिया, ठीक है। PL एज इट इज लिख दिया। अब वैसे ही हमें पता है ये NM की जगह क्या होता है MT, ठीक है, मैंने MT से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, प्लस MP है ही अपने पास एज इट इज लिखा, PL अपने पास एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर PL प्लस LQ, PL प्लस LQ, PL प्लस LQ, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों PQ, ठीक है। फिर देखिए MT यहां से MT
प्लस MP, ये रहा MP, ठीक है। तो MT प्लस MP अगर करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा PT। और PQ और P2 दोनों का लेंथ कितना दिया हुआ यहाँ पर 28, तो 28 प्लस 28 कितना आ जाएगा 56। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। ठीक है, टू टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, मान ली कोई पॉइंट P है यहाँ पर, कोई पॉइंट P है, यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ये PA, और यहाँ से एक टेंजेंट और ड्रॉ कर दिया हमने, ये हो गया PB। ठीक है, अब हमने क्या करना बेटा, O से B पर रेडियस ज्वाइन कर देना है। अब रेडियस और टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितने का होगा 90 डिग्री। ठीक इसी तरीके से O से क्या करेंगे आप, A पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो ये वाला फिर से रेडियस, ये टेंजेंट और ये रेडियस, टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं परपेंडिकुलर, तो ये वाला भी कितना होगा 90 डिग्री। अब बच्चों ध्यान देना, हमें P को भी O से ज्वाइन कर देना है। तो अब ये जो दो ट्रायंगल बनते हैं ये बनते हैं कॉन्ग्रुएंट, इसीलिए जो जो टेंजेंट दोनों हैं, जो दोनों टेंजेंट के बीच का कितना डिग्री एंगल दिया तो 60 डिग्री, ये क्या हो जाएंगे, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, मतलब ये इधर हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल PAO, PA और O, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल PAO, तो जैसा कि मैंने बताया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम ट्रिगोनोमेट्री वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो लगाइए बच्चों, यहाँ ये 30 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये वाला साइड कितना होगा, हाइपोटेनस, और ये जो बच गया वो हो जाएगा बेस। ठीक है, तो अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan 30 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब क्या होता है बच्चा, देखिए, तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू, अगर आप ये सब डिलीट करते हैं, देखिए tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू tan 30 इक्वल टू OA, ये अपना परपेंडिकुलर हो गया, और ये अपना बेस था, OA अपॉन PA। ठीक है, अब PA की वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि हमें पूछ रहा है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितनी होती है, या तो PA निकाल दीजिए या तो PB, दोनों ही सेम ही होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये बेस था अपना। अब tan 30 इक्वल टू OA अपॉन PA, और PA को अपना इधर शिफ्ट कर लेते हैं और tan 30 को नीचे ले आते हैं शिफ्ट करके। ठीक है, तो PA इक्वल टू कितना हो जाएगा, OA की वैल्यू कितनी है 3, रेडियस कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 अपॉन tan 30, और जब सॉल्व करेंगे tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, यहाँ पर रखिए, और ये बन जाएगा 3√3। ठीक है, अब इसमें सेकंड पार्ट भी है, वो भी देखते हैं, और करके दिया हुआ, इफ PQ इज अ टेंजेंट, इफ PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O एट द पॉइंट P। ठीक है, इफ ट्रायंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, ये कह रहे हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है पहली बात, तो ये देखिए बच्चों, देन फाइंड द एंगल OQP, देन फाइंड द एंगल OQP, ये वाला एंगल बताना है उनको। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली बात तो ये ध्यान दीजिए बच्चों कि OP और PQ क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये तो एंगल हो गया कितना 90 डिग्री का, OPQ। ठीक है, अब आइए देखते हैं बेटा, अभी कह रहा है कि ये ट्रायंगल जो आइसोसेल्स है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, तो ये वाले साइड QP और OP क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब साइड इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के, तो इनका अपोजिट एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, मतलब एंगल OQP, OQ, ये वाला Q एंड P इक्वल टू किसके होगा, एंगल PO, ये वाले के। ठीक है, ये लिखा हुआ अपोजिट एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल लगा लेते हैं। ठीक है, तीनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल OQP, POQ और OPQ का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ OQP और POQ। ठीक है, ये सेम हो गया, और इसकी वैल्यू मैंने कितनी बताई 90 डिग्री, तो उसको रखिए।
तो अगर सेम है तो ये हो जाएगा ओ क्यू पी प्लस पी ओ क्यू, जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू ओ क्यू पी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही है, बराबर 180, और इसको मैंने शिफ्ट कर दिया तो इधर 90 हो जाएगा, 180 माइनस 90, 90 बच जाएगा। फिर एंगल यहाँ पे 2 है तो इसको डिवाइड बाय 90 पर डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 45। तो एंगल ओ क्यू पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। तो यही पूछ रहा है, एंगल ओ क्यू पी की वैल्यू 45। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन द ट्रायंगल ए बी सी D and E are points on the side AB and AC respectively। ठीक है, ये अपने ट्रायंगल ABC मैंने ले लिया ABC, और D और E क्या है AB और AC पर लाई कर रहे हैं, सच दैट DE पैरेलल टू BC, मतलब ये जो है DE है ये किसके पैरेलल है BC के। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल। अब AE इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है AE, ए और ई की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एडी दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, ए से लेकर डी तक की कितनी दी हुई 3 सेंटीमीटर, और बी डी की वैल्यू दे दी 4.5 और सीई पूछ रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो ये आपने थेल्स थ्योरम में ये प्रूफ पढ़ रखा होगा बच्चों, क्या एडी अपॉन बी डी इज इक्वल टू AE अपॉन सीई। ठीक है, तो ये थेल्स थ्योरम की प्रॉपर्टी से प्रूव किया जा सकता है, इसको अप्लाई करिए। अब AD की वैल्यू कितनी है 3 और BD की वैल्यू कितनी है 4.5 इज इक्वल टू AE कितना दिया हुआ है 2 और C कितना दिया हुआ है, C तो पूछ ही रहा है। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लिए, 3 इंटू CE इज इक्वल टू 2 इंटू 4.5, सॉल्व करिए, C इज इक्वल टू 2 इंटू 4.5 9 अपॉन 3 3, तो C का लेंथ कितना आ गया 3। बच्चों ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन द फिगर इफ b1 b2 b3 एंड a1 a2 a3 हैव बीन मार्क एट द इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इन व्हाट रेशियो c डिवाइड्स ab, ये c जो है ab को किस रेशियो में, ये अपना a ये रहा और ये b किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो बहुत सिंपल सा है, ये काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 मतलब 8:2, और ये वाला काउंट करिए 1 2 3 4 5, तो 5 के रेशियो में। ठीक है, मतलब AC अपॉन CB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/5। ये वाला बेटा जब आप लोग कंस्ट्रक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, ठीक है, उसी में जो अल्टरनेट मेथड दिया हुआ है उसको अगर आप देखोगे बुक में तो एकदम एग्जैक्टली यही दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। साइन A प्लस कॉस B इज इक्वल टू 1 और A इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड B इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री, मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच के एंगल को जो बोलते हैं उसको हम लोग एक्यूट बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B। तो B की वैल्यू फाइंड आउट करिए। देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें A की वैल्यू रखिए, तो साइन A इज इक्वल टू A की जगह 30 रख दिया, साइन 30 प्लस कॉस B इज इक्वल टू 1। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/2 प्लस कॉस B इज इक्वल टू 1। अब 1/2 को आप उस तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 और इधर बचेगा कॉस B। ठीक है, तो कॉस B इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करिए एलसीएम लेके, 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा कॉस B इज इक्वल टू 1/2। अब कॉस B इज इक्वल टू कॉस 60 की वैल्यू जो होती है बच्चों वो होती है 1/2। ठीक है, तो फिर अब कॉस से कॉस काट करके लिख देंगे B इज इक्वल टू 60 डिग्री। बच्चों ये देखते हैं 13th क्वेश्चन। इफ x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 देन फाइंड x प्लस y। ठीक है, x प्लस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो बहुत ही सिंपल सा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे x की जगह ये वैल्यू जो दी है 2 साइन स्क्वायर थीटा रख दीजिए, प्लस y की जगह क्या करेंगे ये वाली 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए इन दोनों में क्या है, इन दोनों चीजों में 2 अगर आप कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है बच्चों 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 और फिर 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 प्लस 1 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री
at the center where pi is equals to 22/7, then what will be the arc length? ठीक है, अब arc length is equals to क्या होता है फॉर्मूला 2 pi r थीटा इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो वैल्यूज रख लिए, 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। अब r यहाँ पे डायमीटर दिया है बच्चों, ठीक है, तो डायमीटर कैसे निकालेंगे, फिर रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, तो 42/2 करेंगे तो 21, यहाँ रख लीजिए 21, और थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो सॉल्व करिए, देखिए 7 तरीके 21 और ये 6 से कट जाएगा 6 और फिर ये बढ़ जाएगा 3 दूना 6 और ये सब कट के कितना आ गया 22। फाइनली आंसर बचा कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 12 solid spheres of the same radii are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 cm and height 16 cm. Find the diameter of the each sphere। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, एक बड़ा सा अपने पास वो है सिलेंडर, उसको हमको मेल्ट करके छोटे छोटे 12 सॉलिड स्फीयर बनाने हैं। अच्छा, तो जब सिलेंडर से मेल्ट करके बना रहे हैं बच्चों, तो एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो वेट ऑफ सिलेंडर होगा वो कितना होगा 12 इंटू वेट ऑफ स्पेयर, क्योंकि सिलेंडर से ही मेल्ट करके बना रहे हैं। ठीक है, तो वेट बराबर होगा, पहली बात तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब एक फिजिक्स वाले बच्चे पढ़ते होंगे वेट बराबर क्या होता है W इज इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक है, तो G तो दोनों का ही कॉमन रहेगा क्योंकि G तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए G इस तरफ भी है इस तरफ भी है, तो अब W ऑफ वेट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आप लिख देंगे मास ऑफ सिलेंडर इंटू ग्राम इज इक्वल टू 12 इंटू मास ऑफ स्पेयर इंटू ग्राम। ठीक है, अब क्या होगा मास बराबर क्या होता है रो इंटू वी, डेंसिटी बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और ये जी पहले से ये इधर भी आ जाएगा, तो ये देखो रो और जी कैंसिल हो जाएंगे, रो और जी कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ठीक है, तो यहां से अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो अगर आप सिलेंडर को मेल्ट करके जब बनाएंगे तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वन क्वांटिटी इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ जो छोटी वाली क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 बनी हुई, तो 12 का एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो अब बस फॉर्मूले से रखिए बच्चा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहाँ पे आर रेडियस नहीं दिया हुआ, बेस का क्या दिया हुआ डायमीटर, तो डायमीटर दिया हुआ तो डायमीटर अपॉन 2 करके रेडियस आ जाएगा 1, तो पाई 1 स्क्वायर एच कितना दिया हुआ हाइट 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12, क्योंकि 12 सॉलिड स्फीयर बनाने हमें। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ 12 4/3, रेडियस ही तो निकालना है, सॉरी फाइंड द रेडियस और नहीं डायमीटर निकालना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द ईच स्फीयर। ठीक है, तो अब आगे देखिए यहाँ पर सॉल्व करिए 4/3 पाई आर क्यूब, और फिर आगे ये पाई इंटू 1 स्क्वायर इंटू 16, ये 16 पाई हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करिए बच्चों 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16 पाई इंटू आर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 पाई इज इक्वल टू 16 पाई आर क्यूब, और फिर 16 पाई से 16 पाई को डिवाइड कर दीजिए, आर क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 1, फिर आर का फिर क्यूब रूट लीजिए दोनों साइड, तो आर आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। आपको पूछ रहा है डायमीटर, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 1, 2 इंटू रेडियस मतलब 2 इंटू 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं 16 क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ ए डाइस। ठीक है, दो डाइस को फेंक रहे हैं तो डबलेट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्या होगा देखिए बच्चों सॉल्यूशन, टोटल आउटकम्स इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, जब दो डाइस फेंकेंगे तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं 6 इंटू 6, जैसे कि एक डाइस को फेंकते तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं 6, और इसके साथ ही दूसरा वाला भी फेंकेंगे तो उसका भी क्या होगा 6, लेकिन हमें ये इवेंट कब कंप्लीट होगा जब हम दोनों को थ्रो करेंगे। ठीक है, तो दोनों को जब करना है तो दो आपस में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल आउटकम्स निकालने के लिए। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे बच्चों 36। नाउ नंबर ऑफ डबलेट, नंबर ऑफ अब डबलेट क्या होता है बेटा, जब आपने थ्रो किया तो हो सकता है कि 1 1 1 2 1 3 बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन डबलेट क्या होता है जो जब दोनों डाइस पे क्या आ जाए 1 1 आ जाए, या फिर दोनों पर 2 2 आ जाए, या फिर 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ये वाले पेयर्स जो होते हैं वो डबलेट बोले जाते हैं। तो नंबर ऑफ डबलेट कितने पॉसिबल हो सकते हैं डाइस में
6। डाइस मतलब क्या होता है बच्चों? पासा, जो आप लोग लूडो में खेलते हैं ना, पासा, वही। ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ डबलेट अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, यही होता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम्स हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, वो कितना है? 36। और नंबर ऑफ डबलेट्स, यहाँ पर डबलेट्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो नंबर ऑफ डबलेट्स क्या हो रहेगा? न्यूमरेटर में। तो वो कितने बच्चों? 6। तो 6/36 करेंगे तो आ जाएगा 1/6। वैसे ही देखिए इसमें इसका सेकंड पार्ट भी और करके दिया हुआ है। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन when a card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards। ठीक है। तो आपके पता हो कि जो कार्ड होता है उसमें कितने पत्ते होते हैं? 52। ठीक है, 52 पत्ते होते हैं। नंबर ऑफ ब्लैक क्वीन, तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ब्लैक क्वीन की। तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ ब्लैक क्वीन अपॉन नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। तो आपको पता ही है टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं बेटा? 52। जो जो कार्ड खेलता है उसको बहुत अच्छे से पता होगा ये सम। ठीक है। अब नंबर ऑफ ब्लैक क्वीन, उसमें देखिए क्वीन कितनी होती हैं? 4 क्वीन होती हैं, लेकिन 2 रेड होती हैं। ठीक है, और 2 ब्लैक होती हैं। मतलब यहाँ पर ये जो पान का और ईट की, ठीक है, वो वाली रेड होती हैं। और यहाँ पर चिड़ी का और हुकुम का वो होते हैं ब्लैक। तो ब्लैक क्वीन की बात कर रहा है बच्चों। तो टोटल नंबर ऑफ क्वीन, ब्लैक क्वीन कितने हो जाएंगे? 2। और 2/52 सॉल्व करेंगे तो 1/26। तो बच्चों स्टैंडर्ड पेपर का पार्ट ए मैंने सॉल्व कर दिया इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है। तो अगले पार्ट में, अगले वीडियो में मैं पार्ट बी सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये सारे सम समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।